मासूम मोहब्बत सीज़न 2 लास्ट पार्ट। गीता के लिए बहुत मुश्किल था सुनना। गीता ही क्या, कोई भी बीवी अपने पति के मुँह से उसके पहले प्यार के बारे में जानकर बुरा ही महसूस करती। सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब उन्हें पता हो कि उनका पति उन्हें प्यार नहीं करता। पर ये सब तो गीता की सोच थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अभी उसी की बात कर रहा है। अभी का पहला प्यार वही थी और शायद आखिरी भी वही थी। अभी गीता को ही देख रहा था। उसे पता था कि गीता इस वक़्त क्या सोच रही होगी। अभी गीता का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पति का पहला प्यार कौन थी? गीता अभी की बात सुन उसकी आंखों में देखने लगती है। हाँ, वो ये जानना चाहती थी, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहती थी। गीता बस उसी उधेड़-बुन में अभी को ही देख रही थी। अभी गीता के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े ही प्यार से बोला, वो तुम थी जान, जिसे मैं बचपन से लेकर अब तक प्यार करता आया हूँ। वो तुम थी, तुम ही थी। वो जिसे मैंने पहली बार देखकर अपना दिल खो दिया था। तुम थी वो जिसके लिए मैं रात को छिप-छिप कर तुम्हारी एक झलक पाने के लिए घर से निकलता था। तुम हो गीता, वो जो इस अभिमान सिंह राठौर के दिल में रहती हो। आई लव यू जान। गीता अभी की बात सुन हैरान होकर उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से अब तेजी से आंसू निकलते हैं। वो अभी को कस के गले लगाकर कहती है, आई लव यू मान, आई रियली लव यू अ लॉट। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आप मुझसे कहें कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। इतना बोल गीता अभी से थोड़ा दूर होती और फिर उसके सीने में मारते बोली, बहुत पेट करवाया आपने मुझे। अभी गीता के मारने से उसके हाथ को पकड़ लेता और फिर उसे अपने पास खींच के उसकी आंखों में देखते हुए कहता, आई एम सॉरी जाना, मेरी वजह से तुम बहुत हॉट हुई हो। गीता झट से अभी के मुंह पर हाथ रख उसे नामे से हिलाती है और फिर कहती है, नहीं मान, आपने मुझे कभी भी हॉट नहीं किया, बल्कि आपने तो हमेशा मेरी केयर की है, मुझे संभाला है, मेरी परवाह की है। अभी गीता की बात सुन अपने मुंह से उसका हाथ हटाता है और उसे कमर से पकड़ पहले उसके माथे को चूमता है, फिर दोनों गालों को और फिर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और बड़े शिद्दत और जुनून के साथ उसे किस करने लगता है। आज अभी और गीता को भी अपना अपना प्यार मिल गया था। भले ही गीता को अपने पास्ट का कुछ याद नहीं था और शायद अब कभी याद नहीं आने वाला था, पर उसके प्रेजेंट में अभी ही उसका सब कुछ था। उसका प्यार, उसका सुकून सिर्फ़ अभी था, जो आज उसे मिल गया था। अभी थोड़ी देर बाद गीता से अलग होके उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले आता है और फिर उसे बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर उसे किस करने लगता है। अभी गीता के गले पर, कभी कॉलर बोन पर, तो कभी उसके लिप्स पर, कभी की सीने पर, तो कभी पेट पर किस करता है, जिससे गीता सिहर उठती है। उसका ये एहसास नया था। हाँ, पहले भी ये दोनों करीब आए थे, पर उस वक़्त दोनों नशे में थे, जो सुहानी ने ही इन्हें दिया था, और अगर सुहानी वो सब नहीं करती, तो शायद ये कभी करीब नहीं आते और ना ही अरमान आज इनकी लाइफ में आया होता। कुछ ही देर में अब अभी और गीता की मधुर सांसों की आवाज़ पूरे रूम में आने लगती है। जहाँ ये गीता अभी एक हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो शायद हमेशा के लिए बिछड़ने वाले, जिनके लिए ये रात उनके साथ और शायद करीब रहने की आखिरी रात थी। मोक्ष सुहानी के साथ था। इस वक्त वो दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक उन्हें वहां अपने सिवा कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि उन्हें वहां कोई लाइट भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी ही जगह पर है। वहां दूर दूर तक कोई घर या शहर कुछ भी नहीं था। मोक्ष और सुहानी कार के अंदर थे और इस वक्त सुहानी ने मोक्ष की शर्ट पहनी हुई थी और मोक्ष ने पैंट के अलावा अपनी अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। सुहानी के कपड़े कार के आगे वाली सीट के ऊपर गिरे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं पहना हुआ था। मोक्ष ने सुहानी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसका सिर अपने सीने से लगाया हुआ था। सुहानी भी मोक्ष के सीने से लगी आंखें बंद किए हुए थी। मोक्ष एकटक बाहर के अंधेरे को देख रहा था। मोक्ष बाहर देखते हुए सुहानी से कहता है, रैबिट। सुहानी मोक्ष के बुलाने पर आंखें बंद किए हुए कहती है, हाँ। मोक्ष अब अपनी नज़र सुहानी की तरफ करते हुए बोला, रैबिट, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसके सीने से अपना सिर हटाकर उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है और फिर सुहानी के माथे को चूमते हुए कहता है, रैबिट, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सबसे पहले तुम्हारी हैजल आंखों को देखा था और इन्हीं आँखों के देखते हुए मैं तुम में खो गया था। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है। मोक्ष फिर सुहानी को देखते हुए कहता है, जानती हो रैबिट, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जिसका सेवियर बनने को कहा गया है वो तुम हो। अभी को भी उस टाइम तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन मैं मॉम की जिद पर तुम्हारे आश्रम आया था। सच कहूँ तो मेरा मन नहीं था तुम्हारे आश्रम आने का, लेकिन मॉम के इंसिस्ट करने पर मुझे मजबूरन आना पड़ा। पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। मैं बस अपनी पढ़ाई और तुम्हें ढूंढने से मतलब रखता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई। मैं जो सिर्फ स्कूल और स्कूल से घर तक ही सीमित रहता था, तुमसे मिलने के बाद मैं रोज़ स्कूल जाने से पहले तुम्हें देखने आया करता था और छुट्टी के बाद भी पहले तुम्हें देखने आया करता था। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलने लगी थी।
हर रोज़ तुम्हें देखना। लेकिन फिर एक दिन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा क्योंकि डैड ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया। तुम जानती हो रॉबर्ट, जब मैं तुमसे दूर गया तो मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। हर पल बस तुम्हारा चेहरा ही मेरी आँखों के सामने घूमता रहता था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे पागल कर रही हो। तुम जब भी मेरी यादों में आती थी, मेरा जुनून तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाता था। मैं खुद को अपनी पढ़ाई और अपने बिज़नेस में बिज़ी करने लगा ताकि तुम मेरी यादों में कम आओ। इसीलिए मैंने खुद को अपने काम में इतना उलझा लिया कि मैं खुद को ही भूल गया और बन गया सबके लिए एक हार्टलेस बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, मोक्ष खुराना। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जिसे सारी दुनिया हार्टलेस समझ रही है, उसके दिल में उसकी क्वीन बसती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं 7 साल बाद यूएस से इंडिया आया, तो आते ही मुझे रक्षित के बारे में पता और मैं उससे ढूँढने लगा। इस बीच मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। वैसे मेरा सोचना तो ये था कि इंडिया आते ही सबसे पहले मैं तुमसे मिलूँगा, लेकिन मैंने अपने फ़र्ज़ के आगे तुम्हें पीछे रख दिया क्योंकि उस वक़्त मुझे मेरी मॉम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। मुझे यहाँ आने से पहले ही मेरी मॉम के बेटे के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने अपने आदमियों से उसकी खबर लेनी शुरू कर दी। बिना मॉम को बताए मैं इन सब में इतना उलझ गया कि मुझे तुम्हारा ख़्याल ही नहीं आया। फिर उसके बाद अंजलि के द्वारा अभी को जान से मारने की खबर से मैं उसके पास गया था। मुझे अंजलि के बारे में पहले से पता था। बस ये नहीं पता था कि अंजलि क्यों हमारे बीच आई, उसे भेजा किसने था, उसका मास्टरमाइंड कौन है और वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि अभी को मारकर भाग चुकी थी और जब मैं उसके पास पहुंचा तब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी फ़ोटो दिखाई कि तुम्हारा ख़्याल रखा। मुझे जब पता चला कि अभी को मारने की कोशिश क्यों की गई थी, तो मैंने उसे दुनिया की नज़रों में मार दिया और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूएसए भेज दिया। उसके बाद मैं तुम्हारे आश्रम गया तुम्हें लेने, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम जिस अनाथ आश्रम में पहले रहती थी, उसे तोड़ दिया गया और तुम लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। मैं तुम्हें ढूँढने लगा और साथ ही ये भी पता लगाने लगा कि अभी पर हमला क्यों किया गया था, क्योंकि मुझे पहले ये सब नहीं पता था कि मुझे तुम्हें सुरक्षित रखने को क्यों कहा गया था। लेकिन जब धीरे-धीरे सब सामने आया तो मुझे तुम्हारे बारे में सच पता चला। 3 साल बाद जब तुम उस रात मुझे मिली और मैंने तुम्हारी वो हालत देखी, तो मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया था। लेकिन फिर मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए, तुम्हें खुद से शादी करने के लिए फ़ोर्स किया। इतना बोल मुख सुहानी को देखता है, जिसकी आँखों में नमी थी। मुख सुहानी की आँखों में नमी देखकर उसकी आँखों को चूम लेता है, फिर कहता है, "रॉबर्ट, मुझे पता है, मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन आज कहना चाहता हूँ।" इतना बोल मुख सुहानी की आँखों में देखते हुए कहता है, "रॉबर्ट, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी ये ठीक से नहीं समझा पाऊँगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, तुम मेरे सीने में धड़कते दिल की वो हार्ट बीट हो जिसे तुमने दोबारा धड़कना सिखाया है। तुम मेरे लिए वो हो जिसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई लव यू वेरी मच, सो मच, सो दैट आई विल फॉर यू एंड डाई ओनली फॉर यू। अगर तुम्हारे लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े तो मैं खुद को मिटा दूँगा, लेकिन तुम्हें आज तक नहीं आने दूँगा।" इतना सुनते ही सुहानी मोक्ष के मुँह पर अपना हाथ रख देती है और नम आँखों से उसे देखने लगती है। सुहानी उसकी आँखों में आँखें डालते हुए कहती है, "हबी, आई आल्सो लव यू वेरी मच। आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ। आप दोबारा ऐसी बातें मत करना। एक बार तो आपसे दूर रह चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे ये सहा नहीं जाएगा। रिमेंबर, एज़ लॉन्ग एज़ यू कीप ब्रीथिंग, आई विल आल्सो कीप ब्रीथिंग।" जिस दिन आपकी सांसें रुकी, उस दिन ये सुहानी मोक्ष खुराना की सांसें भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सुहानी अभी बोल ही रही थी कि मोक्ष ने उसका हाथ अपने मुँह से हटाया और उसके होठों पर अपने होठ रख के उसे आगे बोलने से रोक दिया। सुहानी मोक्ष को देखती रह जाती है, जो बड़ी श्रद्धा से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ देर बाद मोक्ष उसके होठों से अलग होता है और गहरी नज़रों से उसे देखने लगता है। मोक्ष गंभीर लहज़े में बोलता है, "डोंट से दिस, इवन बाय मिस्टेक नथिंग विल हैपन टू यू। यू अंडरस्टैंड? आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू।" चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीना है हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए और हमारे बच्चों के लिए। समझी? सुहानी मोक्ष की बातों में छिपी चेतावनी को साफ महसूस कर रही थी और उसकी आंखों में उसे ऐसा कुछ दिख रहा था जो सही नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब-सी बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जो शायद अब सब कुछ बदल देने वाला है। सुहानी मोक्ष को देखते हुए पूछती है, "अभी क्या कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं?" मोक्ष उसके सवाल से चौंक कर उसे देखने लगता है, तो सुहानी उसकी आँखों में झाँकते हुए कहती है, "अभी आपकी आँखों में कुछ अलग-सा दिख रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो और आपकी बातें भी आज बहुत अजीब हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये हमारी आखिरी बातचीत हो।" मोक्ष सुहानी की बात सुनकर अपनी नज़रें उससे फेर लेता है और बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए कहता है, "नहीं रॉबर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम ज़्यादा सोच रही हो।" सुहानी मोक्ष का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है, "भाभी, आप मुझे देखकर क्यों नहीं कह रहे, लुक इट इन माय आईज़ एंड से एवरीथिंग इज़ ओके। आप मुझसे कभी डरकर नज़रें नहीं चुराते, आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएँगे। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप इस बार मुझसे दूर गए, तो मैं अपनी जान"
रैबिट सुहानी की बात सुन मोक्ष ने सुहानी पर चिल्ला के कहा। मोक्ष ने अब गुस्से में सुहानी का जबड़ा कसते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे पूरी दुनिया डरती है, समझी? इसीलिए जो भी करना हो सोच समझ के करना। इतना बोल मोक्ष सुहानी के गालों को छोड़ देता है और सुहानी को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। सुहानी मोक्ष को अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है और उसे देखते हुए सिबकने लगती है। मोक्ष जब सुहानी की आंखों में आंसू देखता है तो वो कस के अपनी आंखें बंद कर देता है और सुहानी को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी रैबिट, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। फिर भी तुम ये फालतू की बकवास करके मुझे गुस्सा दिलाती हो। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे सीने में मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। भाभी, आपने मुझे रुलाया है, आप मुझे अब प्यार नहीं करते हैं। मोक्ष सुहानी की बात सुन उसे सिर पर लिटा के उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे गले पर किस और बाइट करते हुए कहता है, व्हाट डिड यू से? टेल मी अगेन। सुहानी मोक्ष से अपनी नज़रें फेर लेती है और फिर कहती है, आप मुझसे। उसने अभी इतना ही बोला था कि सुहानी के मुंह से आह निकल जाती है और वो कस के अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने हाथ मोक्ष के बालों में रख देती है। अब पूरी कार में मोक्ष और सुहानी की तेज सांसों की आवाज़ आने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत जाता है और रात से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। मोक्ष और सुहानी की कार अभी वही और सुनसान जगह में खड़ी थी। अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था। सुहानी मोक्ष की गोद में सिर रख के लेटी हुई थी और मोक्ष सुहानी का सिर सहलाते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि मोक्ष पूरी रात भर नहीं सोया था। मोक्ष सिगरेट का लास्ट कस ले उसे कार के विंडो से बाहर फेंक देता है, जहाँ बहुत सारी सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि मोक्ष कल रात से सिगरेट पिए जा रहा और उन सिगरेट को देख पता लगाया जा सकता था मोक्ष ने कितने सिगरेट के पैकेट खत्म किए होंगे। मोक्ष कार की सीट से अपना सिर टिका अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। मोक्ष कल रात से ये बहुत बार कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। मोक्ष कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर उन पर जोर लगा के कुछ बोल रहा था, लेकिन फिर मोक्ष अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें लाल दिख रही थी। वो गुस्से में खुसे कहता है, चैंप, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कल रात से तुम्हें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ चैंप, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। इतना बोल मोक्ष एक लंबी सांस लेकर फिर से अपनी आंखें बंद करता है और फिर से कोशिश करने लगता है सुहान से टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट करने की। मोक्ष काफ़ी देर तक सुहान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली इस बार मोक्ष और सुहान एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाते हैं। मोक्ष सुहान से कहता है, चैंप आर यू ओके? सुहान की धीमी आवाज़ आती है, जस्ट डैट आई एम फाइन बट डैट नथिंग इज राइट हियर, इट इज़ वेरी डेंजरस हियर। सुहान की बात सुन मोक्ष की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वो अपने मन में सुहान से टेलीपैथी द्वारा पूछता है, चैंप यू टेल मी व्हाट्स फेयर देयर? मोक्ष के सवाल पूछने पर सुहान्स कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सुहान्स की आवाज़ आती है, जिसे सुन मोक्ष की एकदम से आंखें खुल जाती है। मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। मोक्ष सुहानी को देखता है, फिर उसके पेट को। मोक्ष कुछ देर तक ऐसे ही सुहानी के पेट को देखता रहता है और फिर अपना हाथ उठा सुहानी के पेट में रख देता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर हाथ रखता है, उसी वक्त मोक्ष की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। ये दूसरी बार रहा होगा जब मोक्ष की आंखों से आंसू आए होंगे। मोक्ष अपने आंसू पोंछ सुहानी के पेट में हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी अंजल, तुम्हें हमसे दूर जाना होगा। 5 घंटे बाद सुहानी अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में निहारिका जी बैठी हुई थी और उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। निहारिका जी सुहानी के बालों में हाथ फेर रही थी। निहारिका जी सुहानी के बालों में हाथ फेरते हुए मोक्ष की कही गई बात को याद कर रही थी। फ्लैशबैक। 5 घंटे पहले मोक्ष सुहान से टेलीपैथी से बात करने के बाद जब सुहानी के पेट में हाथ रखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मोक्ष सुहानी के पेट में हाथ रख अपनी एंजल से बात करते हुए कहता है, आई एम सॉरी एंजल, तुम्हें हमसे दूर जाना होगा। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। जानती हो मैं रैबिट के साथ ये सब करके गलत कर रहा हूँ, लेकिन एंजल मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था वो लोग मुझे तुम्हारी मॉम को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे भाई की बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम और तुम्हारे भाई की जान को हमारी वजह से खतरा है। एंजल मैं जानता हूँ तुम दोनों हमारे बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन बेटा तुम दोनों को सुरक्षित रखना हमारा काम है, इसीलिए आप दोनों के लिए हमें आपसे हमेशा के लिए दूर जाना होगा। इतना बोल मोक्ष सुहानी के पेट की तरफ झुकता है और सुहानी के पेट पर किस कर देता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर किस करता है, वैसे ही उसकी आंखों से फिर से एक कतरा आंसू गिरकर सुहानी के पेट में गिर जाता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर किस करके ऊपर उठने को होता है, वैसे ही मोक्ष को अपने कानों में एक आवाज़ पड़ती है, डैडा प्लीज़ डोंट लीव मी। मोक्ष जैसे उस आवाज़ को सुनता है तो अपनी आंखें बंद कर देता है और धीरे से कहता है, आई लव यू एंजल। इतना बोल मोक्ष सुहानी को सीट में अच्छे से लिटा देता है और फिर खुद कार से बाहर आता है और ड्राइविंग सीट में बैठ कार को खुराना पैलेस की तरफ भगा देता है। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष की कार खुराना पैलेस के बाहर आकर रुकती है। मोक्ष की कार जैसे ही
खुराना पैलेस में आकर रुकती है तो बॉडीगार्ड मोक्ष की कार को खुराना पैलेस में देख पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सब नॉर्मल होकर अपना सिर झुका लेते हैं और एक गार्ड कार का दरवाज़ा खोलने को आगे आता है। लेकिन वो मोक्ष की कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे करता है, उससे पहले ही मोक्ष खुद कार से बाहर आता है। मोक्ष को देख वो गार्ड जल्दी से अपना सर झुका लेता है। मोक्ष उस गार्ड को देखता है और सबकी तरफ देख अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, ऑल गार्ड्स टर्न अराउंड with your eyes closed, do not try to open any eyes even by mistake। गार्ड पीछे पलट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मोक्ष सब गार्ड को मुड़ता देख कार की बैक साइड का डोर ओपन करता है और सुहानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकलता है। मोक्ष ने सब गार्ड को पीछे पलट कर अपनी आंखें बंद करने को इसलिए कहा था क्योंकि सुहानी ने मोक्ष की शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना था और मोक्ष नहीं चाहता था कि सुहानी को कोई ऐसे देखे। सारे बॉडीगार्ड मोक्ष को बिना शर्ट के देख समझ जाते हैं कि उसने ये सब क्यों कहा है, इसीलिए तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद करके पीछे मुड़ जाते हैं। मोक्ष सुहानी को जब अंदर ले जाता है तो उसे लिविंग हॉल में निहारिका जी भी मिल जाती है, जो अकेले लिविंग हॉल में बैठी थी और खामोश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मोक्ष उन्हें ऐसा देखता है तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा होता है। वो दरवाजे पर खड़ा हो उन्हें एकटक देखता रहता है। निहारिका जी को इस बात का होश ही नहीं रहता कि उन्हें दरवाजे पर कोई खड़ा है जो उन्हें ही देख रहा है। मोक्ष कुछ देर निहारिका जी को देखता रहता है क्योंकि आज पूरे 5 साल बाद एक दूसरे के सामने थे। मोक्ष एकटक अपनी मॉम को देखता रहता है। उसकी आंखों में इमोशन दिखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं दिखते थे। मोक्ष कुछ देर निहारिका जी को देखने के बाद अंदर आता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ही निहारिका जी से कहता है, मॉम मेरे रूम में आइए। निहारिका जी जो अपने ही सोच में गुम थी, अचानक किसी के मॉम कहने से वो एकदम से होश में आती है क्योंकि निहारिका जी ने पूरे 5 साल बाद ये मॉम शब्द सुना था। हाँ, पहले आर्यन उन्हें मॉम बोलता था लेकिन वो ज़्यादातर घर पर रहता ही नहीं था। लेकिन जब से उसने भी निहारिका जी के बारे में पता चला था, उसने भी उन्हें मॉम कहना छोड़ दिया था। निहारिका जी हैरानी से सामने देखती है जहाँ उसे मोक्ष शिवानी को गोद में लिए ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। निहारिका जी जैसे ही मोक्ष को देखती है वो चौंक जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर हैरानी से मोक्ष को देखने लगती है। निहारिका जी पहले तो मोक्ष को देखकर हैरान होती है, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक भी दिखने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें कुछ याद आता है तो उनकी उसी खुशी से चमकती आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है और वो गुस्से से मोक्ष को देखने लगते हैं। मोक्ष सुहानी को लेकर रूम में आता है और उसे बेड में लिटाया ब्लैंकेट से कवर करके सुहानी के माथे को चूम लेता है और फिर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके अपनी स्टडी रूम में आ जाता है जहाँ उसे निहारिका जी उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। मोक्ष एक नज़र निहारिका जी को देखता है और फिर स्टडी रूम का डोर बंद करके निहारिका जी के पीछे चला जाता है और जल्दी से निहारिका जी को पीछे से ही हक कर लेता है और कहता है, आई मिस यू मॉम। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन उसे खुद से दूर करती है और उसकी तरफ मुड़ उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। निहारिका दी की थप्पड़ की आवाज़ पूरे स्टडी रूम में गूंज जाती है और मोक्ष का सिर एक साइड झुक जाता है। मोक्ष निहारिका जी के थप्पड़ मारने से हैरान हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। निहारिका जी मोक्ष का कॉलर पकड़ के उसे झंझोड़ते बोले, क्यों आखिर क्यों क्यों आए हो तुम यहाँ पे वापस? हाँ, क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ वापस मत आना, फिर क्यों आए? मोक्ष निहारिका जी की बात सुन उन्हें देखने लगता है। वो अचानक निहारिका जी का हाथ पकड़ लेता है जो उन्होंने उसकी कॉलर को पकड़े हुए थी। मोक्ष अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने कॉलर से छुड़ा देता है और निहारिका जी को देखने लगता है। निहारिका जी भी उसे देखने लगती है। निहारिका जी की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखता है तो उन्हें तुरंत गले लगा लेता है। निहारिका जी मोक्ष के गले लगाने से फूट फूट कर रोने लगती है। वो मोक्ष के गले लगाते हुए ही कहती है, सब खत्म हो गया मोक्ष, सब खत्म हो गया। सबको यही लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मारा है। मैंने तुम्हें नहीं मारा मोक्ष, नहीं मारा मैंने तुम्हें। मोक्ष धीरे से बोलता है, मैं जानता हूँ मॉम, वो आप नहीं थी। आपने आर्यन के लिए ये सब अपने ऊपर लिया है, मैं जानता हूँ। मोक्ष की बात सुन निहारिका जी हैरान हो जाती है। वो झट से मोक्ष से दूर हो जाती है और उसे देख के हैरान होकर पूछती है, तुम जानते हो मोक्ष मैं निर्दोष हूँ? पर कैसे? मोक्ष निहारिका जी को देखते बोला, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ मॉम, बस इतना बता सकता हूँ कि जिस माँ ने मुझे बचपन से अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया हो, उस माँ की ममता में कभी धोखा नहीं हो सकता। जिस माँ ने अपने खुद के बेटे के बारे में पता होने के बाद भी अपने सौतेले बेटे के लिए उसे जानकर भी अनजान ही रहने दिया, उस माँ की ममता में कभी भी छलावा नहीं हो सकता। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन उसे हैरान होकर देख रही थी। मोक्ष उन्हें हैरान देखकर बोला, मैं जानता हूँ मॉम, आपको रक्षित के बारे में सब पता था, फिर भी आपने मेरे लिए उसे नज़रअंदाज किया ताकि आपको मुझ में और रक्षित में से किसी एक को न चुनना पड़े। और मैं जानता हूँ आपके लिए हम दोनों बहुत मायने रखते हैं, आपके लिए हम दोनों बहुत मायने रखते थे। आप हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती थी, इसीलिए आपने उसे अपने पास नहीं रखा। बस दूर से आप उसे हमेशा नज़र रखती थी। मैं सब जानता हूँ मॉम, मैं ही नहीं सबको पता है आप निर्दोष हैं। पर सबने आपसे पराया जैसा बर्ताव किया ताकि किसी को शक ना हो कि उन्हें सब पता है। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन हकलाते हुए कहती है, इसका मतलब तुम सबको पता है, इस सब के पीछे किसका हाथ है? मोक्ष हमें अपना सिर हिला देता है। वो निहारिका जी को देखते हुए कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ मम वो कौन है और मैं जानता हूँ विराट से फ़ोन करके उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद भी वो जब कुछ ना कर सके तो उन्होंने चैंप को किडनैप कर दिया है
और मुझे इसे चैन के बदले रैबिट को देने को कहा है। निहारिका जी शॉक्ड होकर बोली, क्या लेकिन बेटा उन्हें सुहानी क्यों चाहिए? बहुत लंबी कहानी है मॉम, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मोक्ष ने निहारिका जी को सोफे की तरफ ले जाते हुए बिठाते हुए कहा। मोक्ष निहारिका जी को सोफे में बैठा कर खुद उनके पैरों के पास बैठ जाता है। मोक्ष निहारिका जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो देंगे? निहारिका जी मोक्ष को देखने लगती है और फिर उसके गालों में हाथ फेर के कहते हैं, बिल्कुल मोक्ष, आप कहिए। मोक्ष निहारिका जी का हाथ पकड़कर बोला, आपको चैंप, एंजल और आर्यन और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह जाना होगा जहाँ आप लोगों को कोई ढूंढ ना सके, हम भी नहीं, और उन्हें एक नई पहचान देनी होगी। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन एकदम से सोफे से उठ जाती है और उसे हैरान होकर देखने लगती है। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन हैरान होकर बोली, मोक्ष तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सुहानी अपनी बच्चों के बिना कैसे रहेगी? और वैसे भी सुहानी अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट है। मोक्ष अपनी मॉम की बात सुनकर कहता है, आप फिक्र मत करिए मॉम, उसके लिए भी मैंने सोचा है, जानता हूँ रैबिट टूट जाएगी लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। अगर हमारे नसीब में अपने बच्चों से दूर रहना ही है तो हम उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल जाता है। मोक्ष अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि निहारिका जी बिना उसे देखे कहती है, मोक्ष क्या तुम उन्हें मार दोगे? निहारिका जी की बात सुन मोक्ष के कदम अचानक रुक जाते हैं और उसके हाथ दरवाजे के हैंडल में कस जाते हैं। मोक्ष बिना निहारिका जी को जवाब दिए वहां से निकल जाता है और निहारिका जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फ्लैशबैक है, निहारिका जी की आंखों में आंसू थे, वो सुहानी के बालों को सहलाए जा रही थी। वो सुहानी को देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैं एक माँ होकर दूसरी माँ से उसके बच्चे को अलग कर रही हूँ, पर बेटा हम मजबूर है। इतना बोल निहारिका जी सुहानी के माथे पर किस कर देती है और सुहानी के रूम से बाहर चली जाती है। पुणे शिवाजी नगर एक बड़े से घर के एक बेसमेंट के अंदर वही दोनों डॉक्टर थे और वो लोग फिर से कुछ कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी लैब में कोई स्टूडेंट नहीं था। कोई नहीं था, बस साइड के एक बेड में सुहास था जो बेहोश था। रॉय उस मास्क मैन के पास आता है और उसे कहता है, विराट सर इस बच्चे के डीएनए में कुछ तो अलग है, पता नहीं चल रहा। मैंने सारे जानवरों से मैच करके देखा, ये मैच नहीं हुआ और ना ही इसका डीएनए किसी इंसान से मैच हो रहा है। विराट रॉय की बात सुन हैरान हो जाता है और वो रॉय को देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो रॉय? विराट से कहता है, सर मुझे लगता है कि ये लड़का ह्यूमन बीइंग नहीं है। विराट हैरान हो जाता है। विराट रॉय को देखते बोला, रॉय ये मोक्ष खुराना का बेटा है और जितना मैं जानता हूँ मोक्ष इंसान है, उसकी बीवी भी ह्यूमन ही है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन जितना मुझे पता है सुहानी पर रैबिट का एक्सपेरिमेंट हुआ था। तुमने रैबिट का डीएनए चेक किया? रॉय हाँ में अपना सिर हिला के बोला, यस सर मैंने ऑलमोस्ट सब किए हैं। विराट रॉय को देख के बोला, मुझे दिखाओ मैं खुद चेक करूंगा। इतना बोल विराट सुहान्स के डीएनए को चेक करने लगता है। विराट भी सुहान्स के डीएनए को कई बार चेक करता है। वो खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है रॉय? विराट की बात सुन कहता है, सर क्या नहीं हो सकता? विराट कुछ नहीं कहता, बस उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है जिसे वो बहुत जल्दी छिपा लेता है। विराट एक नज़र सुहांस को देखता और फिर रॉय को देखते बोला, जल्दी से यहाँ से जाने की तैयारी करो, मोक्ष खुराना किसी पे वक्त आता ही होगा। रॉय विराट की बात सुनकर कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना मिस्टर खुराना अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं और बॉस वो हमें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हम उनका काम नहीं कर देते। और सर आप भी तो मिसेस खुराना का इंतजार कर रहे थे ना? विराट रॉय की तरफ देखते हुए बोला, जब कोहिनूर हाथ में हो तो हीरे की क्या ज़रूरत है? मतलब सर? रॉय एकदम से पूछता है। विराट कुछ कहने वाला होता है कि तभी लैब में एक सायरन बजने लगता है। विराट रॉय को देखते हुए बोला, जल्दी करो, बच्चे को उठाओ और निकलो यहाँ से, मोक्ष यहाँ आ गया है। पर सर बॉस, रॉय पूछता है कि विराट रॉय को देख बोला, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, दोनों आपस में मरे या कटे। वैसे भी जो बाप अपने खुद के सगे बेटे का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? अब निकलो यहाँ से जल्दी। रॉय जल्दी से अपना सिर हिला देता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। विराट खुद से कहता है, मोक्ष खुराना सच कहूँ तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पावर अच्छे अच्छों को विलन बना ही देती है। इतना बोल विराट डबल स्माइल करता है और उस लैब से बाहर निकल जाता है। इधर मोक्ष, रक्षित, कैविन और अभी घर के अंदर खड़े थे और उनके सामने अभिनव कपूर और उनकी बेटी अंजलि खड़ी थी। अभी उन्हें देख बोला, आपके बॉस कहाँ है? उन्हें बुलाओ। अभिनव जी अभी की बात सुनकर बोले, क्यों इतनी जल्दी है अपने बाप को मारने की? उनकी बात सुन मोक्ष और रक्षित के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। मोक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते बोला, मेरा बेटा कहाँ है? सुहानी कहाँ है? ऊपर से एक आवाज आई। मोक्ष, रक्षित, अभी और कैविन उस आवाज को सुन ऊपर की तरफ देखते हैं जहां से राज जी नीचे चलकर आ रहे थे। राज जी को देख मोक्ष, रक्षित अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें अपने दिल में एक दर्द उठता है। अपने बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखकर राज जी नीचे आते हैं और मोक्ष को देख कहते हैं, सुहानी कहाँ है? मैंने कहा था सुहानी को मुझे दो और अपने बेटे को ले जाओ। मोक्ष अपने पापा को देखते बोला, आखिर क्यों ये सब क्यों किया आपने? पैसा बेटा, पैसा पावर के लिए। मुझे सुहानी से कोई नफरत नहीं है और ना ही तुमसे है। अगर नफरत नहीं थी तो अपने ही बेटे को मारने की कोशिश क्यों की थी आपने? काविन ने गुस्से में कहा, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है, ना ही अभी और ना ही 5 साल पहले किया था। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप वही थे जिन्होंने 5 साल पहले नकाबपोशों को भेजा था मोक्ष को मारने के लिए। अभी ने गुस्से में कहा,
आपने ही हमारी जान बचाने के लिए मोक्ष को उस घर में बंद करवाया था। राजी हैरान हो जाते हैं, वो गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, झूठ है सब। मैं मानता हूँ मुझे सुहानी चाहिए थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने बेटे को मरवाने या मारने की कोशिश नहीं की थी। वो मेरा अपना बेटा है, मैं भला उसे क्यों मरवाऊँगा? मोक्ष राजी की बात सुन ज़मीन की तरफ देखते बोला, मिस्टर खुराना, आपको रैबिट क्यों चाहिए थे? राज्य को मोक्ष के मुँह से खुद के लिए मिस्टर खुराना सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो जानते थे उन्होंने खुद ही अपने बेटे को अपना दुश्मन बनाया था। राज्य बोले, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि सुहानी वही है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और जिसे अंडरवर्ल्ड के लोग ढूँढ रहे हैं। अभी अपने डैड का नाम राज्य के मुँह से सुन हैरान हो जाते हैं। वो राज्य से बोला, आप मेरे डैड को जानते हैं? कहाँ है वो? प्लीज़ बता दीजिए। राज्य अभी की बात सुनकर कहते हैं, वो नहीं है अभी। उन्हें देख बोला, नहीं है, ऐसा आपका क्या मतलब है? तो आपके पास ही थे ना? राज्य नामे अपना सिर हिला के कहते हैं, नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मैंने झूठ कहा था ताकि मोक्ष इंडिया वापस आ सके। मोक्ष अभी भी नीचे ही देख रहा था, उसे राज्य की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एकटक जमीन को देखते हुए फिर से राज्य से कहता, मिस्टर खुराना, मेरा बेटा कहाँ है? राजी मोक्ष की बात सुनकर बोले, वो बेसमेंट में है विराट के साथ। विराट का नाम सुनते ही मोक्ष के कान खड़े हो जाते हैं। वो राजी को देखने लगता है। मोक्ष राजी को गुस्से में घूरते हुए बोला, आपने उसे उसके साथ अकेला क्यों छोड़ा? राजी हैरान होकर बोले, वो तो तुम्हारा ही दोस्त है, उसने ही मुझे कहा था कि जब तुम सुहानी को लेकर आ जाओगे तो सुहांस को तुम्हारे घर छोड़ देगा। शायद अब तक उसने सुहांस को घर छोड़ दिया होगा। राजी की बात सुन मोक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वो अपने सामने टेबल में लात मार कर बोला, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, वही है जिसने मुझे और सुहानी को अलग किया था। वही सबसे बड़ा विलन है। अगर मेरे बेटे और मेरी रैबिट को कुछ भी हुआ ना मिस्टर खुराना, तो मैं आपको खुद अपने हाथों से मार डालूँगा। राजी शौक हो जाते हैं, साथ ही रक्षित, केविन और अभी भी शौक थे। इतना बोल मोक्ष वहाँ से जाने लगता है कि उसके कानों में गोली की आवाज़ पड़ती है। सब लोग उधर देखते हैं जहाँ से गोली चली थी। सब लोग जैसे ही सामने देखते हैं तो सामने अंजलि खड़ी थी, जिसने ऊपर हवा में फायर करके गन को मोक्ष की तरफ पॉइंट किया था। अंजलि मोक्ष के पास आती है और उसे देख हंसने लगती है। अंजलि मोक्ष के गोल गोल घूमते हुए बोली, क्या बात है मोक्ष, तुम तो सच में किंग की तरह ही सोचते हो। हमने कितना अच्छा प्लान बनाया था। हमने सोचा था तुम अपने पिता को अपना दुश्मन मान लोगे और उन्हें मार दोगे, लेकिन तुम तो स्मार्ट निकले। तुम्हें तो पहले से विराट का सच पता था, लेकिन लेट कर दी तुम। विराट तुम्हारे बेटे को लेकर कब का यहाँ से जा चुका होगा, तुमसे सबसे दूर, जहाँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकोगे। इतना बोल अंजलि और उसके पापा हंसने लगते हैं। अंजलि हंसते हंसते मोक्ष के पास आती है और फिर उसे देखते हुए कहती है, वैसे मैं तुमसे एक बात बताना भूल गई, विराट तुम्हारी बीवी के पीछे पागल है। इतना कि उसने कई बार तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हर बार बच जाते थे। 5 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो भी उसी ने किया था, सब प्लान करके। हाँ, सुहानी को किडनैप करने का प्लान राहुल का था, लेकिन उस घर में बम प्लांट करने का आइडिया विराट का था। और तुम जानते हो विराट इस वक्त कहाँ होगा? मोक्ष अंजलि को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। अंजलि एक पल मोक्ष की आंखों को देख के डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, मुझे घूरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अभी अपनी बीवी और बेटे के बारे में सोचो, क्योंकि विराट सुहानी के पास जाएगा और उसे तुम्हारे मरने की खबर देकर उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर करने वाला है। ओहो! लेकिन तुम उसे कैसे बताओगे? हम तो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे ही नहीं। अंजलि ने अभी इतना ही कहा था कि मोक्ष अंजलि का गला पकड़ लेता है और अपने दाँत पीसते हुए कहता है, मोक्ष खुराना को मारना इतना आसान नहीं। इतना बोलते ही मोक्ष अंजलि का गला पकड़ ज़मीन से ऊपर उठा देता है, जिसे देख अभिनव जी मोक्ष के पास आकर अपनी बेटी को उसे छुड़ाने लगते हैं, लेकिन मोक्ष उसे छोड़ता नहीं है। उसकी आँखों में बस आग ही आग थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ तबाह करने वाला हो। अभिनव जी जब मोक्ष से अपनी बेटी को नहीं छुड़ा पाते हैं तो वो गार्ड्स को बुलाते हैं। उनके बुलाते ही वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, जिसे देख रक्षित, अभि और केविन लड़ने लगते हैं। अंजलि की सांसें मोक्ष के गला पकड़ने से रुकने लगती है, उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती है। वो लगातार मोक्ष की पकड़ से छुटने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर में अंजलि की सांसें पूरी तरह रुक जाती है। मोक्ष जब देखता है कि अंजलि सांसें बंद हो गई है तो वो अब अभिनव जी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखता है। अभिनव जी डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। मोक्ष उन्हें घूरते हुए आगे बढ़ता रहता है। अभिनव जी पीछे जाते-जाते अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे दीवार होती है, जिससे वो टकरा जाते हैं। मोक्ष उनकी तरफ आता है और फिर एक आदमी के शरीर में चुभे हुए खंजर को बड़ी बेरहमी से निकालता है और अभिनव जी के पास आकर जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है कि अभिनव जी अपनी आंखें बंद करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, मुझे पता है वो तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गया है। उनकी बात सुनते ही मोक्ष के हाथ रुक जाते हैं। अभिनव जी मोक्ष का रूप देख डरते हुए बोलते हैं, वो सुहानी को लेने तुम्हारे घर गया। उसका प्लान ही यही था कि सुहानी को लेकर वह इंडिया से बाहर चला जाएगा, जहाँ तुम उसका पता ना लगा सको। मुझे ये नहीं पता उसने तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि उसे तुम और तुम्हारे बेटे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस सुहानी चाहिए थी। पर अब वो तुम्हारे बेटे को क्यों ले गया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर इतना पता है कि वो सुहानी को ग्रेस लेकर जाने वाला है। अभिनव जी डरते हुए मोक्ष को देखते हुए कहते हैं, मिस्टर खुराना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मोक्ष अभिनव जी की बात सुनकर उन्हें अपनी लाल आंखों से देखता है, फिर बहुत बेरहमी से अपने हाथ में पकड़े खंजर से उनके गले की नस को काट देता है। मोक्ष अभिनव जी को अपनी लाल आंखों से देखते बोलता है,
मैं अब अपने किसी भी दुश्मन को माफ़ी देने या उन्हें ज़िंदा छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। मोक्ष वहाँ से घर के बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर सख्त ऑर्डर टोन में कहता है, पूरे घर को आग लगा दो, मुझे अब कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं चाहिए। सब मोक्ष की बात सुनकर उसे देखते हैं और फिर हमें अपना सिर हिला देते हैं। मोक्ष वहाँ से निकल कर सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उसके साथ रक्षित भी पीछे पीछे निकल जाता है। मोक्ष बहुत तेजी से कार चला रहा था, उसके अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा भरा हुआ था। रक्षित मोक्ष को इतनी तेज कार चलाते हुए देख डरते हुए बोलता है, मोक्ष प्लीज आप थोड़ा धीरे। रक्षित ने अभी इतना ही कहा होता है कि मोक्ष उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूर कर देखता है, जिससे रक्षित के आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो चुप हो जाता है। कुछ ही देर में मोक्ष की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर अंदर की तरफ भागता है। लोग मोक्ष को वहाँ देखकर पहली नज़र में पहचान जाते हैं वो कौन है, इसीलिए वो भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करते हैं। मोक्ष एयरपोर्ट के अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से ग्रीस जाने वाली फ्लाइट के बारे में पूछता है। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी इफ देयर इज समवन नेम विराट सूर्यवंशी ऑन द फ्लाइट टू ग्रीस। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष को देखकर कहती है, जस्ट अ मिनट सर, लेट मी चेक। उसकी बात सुनकर मोक्ष वेट करने लगता है। कुछ देर चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट मोक्ष से कहती है, आई एम सॉरी सर, बट देयर इज नो बुकिंग हियर विद दिस नेम। रक्षित उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, बट ऐसे कैसे हो सकता है, आप एक बार फिर से ठीक से चेक करके देखिए, हो सकता है किसी और देश की हो। आप देखिए। रिसेप्शनिस्ट ओके कहती है और फिर से चेक करने लगती है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें देख कर कहती है, नो सर, इस नाम की यहाँ से कोई बुकिंग नहीं हुई है। मोक्ष हैरान हो जाता है और उसके अंदर फिर से गुस्सा उमड़ने लगता है। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष को गुस्से में देखकर पूछती है, सर इज देयर एनी प्रॉब्लम। मोक्ष कुछ नहीं बोलता, बस उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखता है। रक्षित मोक्ष को शांत कराते हुए बोला, ब्रो रिलैक्स, अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का है। विराट अगर सुहानी को ग्रीस लेकर जाने वाला है तो वो कहाँ से उसे ले जा सकता है। विराट के पास अपना खुद का जेट नहीं है जो उसे ऐसे ही ले जाए। मोक्ष रक्षित की बात सुन खुद को शांत करता है और इधर उधर चक्कर काटने लगता है। वो सोचने लगता है कि विराट किस रास्ते से जाने की कोशिश कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की बात सुनकर कहती है, सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई समथिंग। मोक्ष रिसेप्शनिस्ट की बात सुन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन रक्षित उसे देखकर सिर हिलाकर बोलने का कहता है, इशारा करता है। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की परमिशन मिलते ही कहती है, सर मुझे ये तो नहीं पता आप किसे ढूंढ रहे हैं, पर अगर वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और उनका नाम यहाँ नहीं है तो हो सकता है वो लोग पानी के रास्ते जा रहे हो। अगर किडनैपिंग का केस है तो ज़्यादातर लोग समुद्र के रास्ते ही देश से बाहर जाते हैं। मोक्ष जैसे उसकी बात सुनता है, वो जो इधर-उधर चल रहा था उसके कदम अचानक रुक जाते हैं और वो उस रिसेप्शनिस्ट की ओर देखने लगता है। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष के अचानक देखने से डर जाती है, चुप हो जाती है और सिर झुका लेती है। आई एम सॉरी सर। रक्षित चौंक कर मोक्ष को देखता है। मोक्ष रक्षित को देखकर इशारा करता है। मोक्ष जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जाने लगता है। रक्षित उस रिसेप्शनिस्ट को एक कार्ड निकाल कर देता है और कहता है, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, मेरा कार्ड है, आप इस पते पर जाकर अपना इनाम ले लेना। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की बात सुन हैरान हो जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि रक्षित वहाँ से जाते हुए कहता है, अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम इस पते पर चली जाना, वहाँ तुम्हें मेरा असिस्टेंट मिल जाएगा, तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए इतना बोल। रक्षित भी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। रक्षित और मोक्ष वहाँ से सीधे समुद्र की तरफ चले जाते हैं, जहाँ शिप के रास्ते देश के बाहर आया जाया जाता है। ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र, इधर समुद्र की एक साइड जहाँ कोई नहीं था, वहाँ दो लड़के खड़े थे जिनके चेहरे पर मास्क था। उनके आगे पानी में एक शिप खड़ी थी। एक लड़का, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे के मुंह पर भी मास्क लगाया हुआ था। दूसरा लड़का अपनी कार की तरफ जाता है और कार का बैक डोर खोलकर कार से एक जवान लड़की को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकालता है। उस लड़की के चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे बेहोश किया गया। वो लड़का उस लड़की को लेकर शिप की तरफ बढ़ जाता है। इस शिप में कोई नहीं था, ये गोवा जाने वाली शिप थी। वो लड़का दूसरे मास्क वाले लड़के के पास आकर कहता है, रॉय तुमने शिप को पूरी तरह खाली करवा दिया है ना, कोई तो नहीं है इसमें। रॉय उसकी बात सुनकर कहता है, यस विराट सर, इसमें पायलट के अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है। विराट हाँ में सिर हिला देता है, फिर सुहानी को अपने साथ लेकर शिप के अंदर चला जाता है। उसके पीछे रॉय भी जाने लगता है। वो लोग अभी अंदर गए ही थे कि तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है। विराट और रॉय उस तरफ देखते हैं जहाँ से गोली की आवाज़ आई थी। जैसे ही वो उस साइड देखते हैं, उन्हें वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड के बीच से मोक्ष आता दिखाई देता है। विराट मोक्ष को देखकर दांत पीसते हुए बोलता है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया, ये अब तक जिंदा कैसे है, मरा क्यों नहीं। मैं तो सोच रहा था ये अपने बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखकर खुद ही उसे जान ले लेगा, लेकिन ये तो हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। विराट मोक्ष को नफरत से देखने लगता है। मोक्ष विराट के पास आता है तो विराट सुहानी की तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलता है, आगे आने की गलती मत करना मिस्टर मोक्ष खुराना, नहीं तो अपनी बीवी और बच्चे को हमेशा के लिए खो दोगे। उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो विराट को घूर कर देखने लगता है। मोक्ष विराट को गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, विराट रैबिट को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारो, रैबिट और चैंप को जाने दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। विराट मोक्ष की बात सुन गुस्से में बोला, वो तुम्हें मारूंगा ही, तुम्हें मैं तुम्हें मार कर मिस ब्यूटीफुल को अपना बनाऊंगा, वो मेरी होगी हमेशा के लिए। और रही तुम्हारे बेटे की बात, वो तो कोहिनूर है जिसका मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बेटा इतना कीमती है। इसके ज़रिए अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। इतना बोल विराट हँसने लगता है। विराट हँस ही रहा था कि तभी कोई उसके हाथ से उसकी गन छीन लेता है
और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। विराट इसके लिए तैयार नहीं था। वो घूमकर उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र सुहानी से मिलती है, जो उसकी तरफ गन पॉइंट किए हुए खड़ी थी। विराट सुहानी को होश में देख चौंक जाता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें हाई डोज नींद का इंजेक्शन लगाया था, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सुहानी गुस्से में विराट को देख के बोलती है, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। तुम क्या कह रहे थे? तुम मेरे हस्बैंड को मारकर मुझे अपना बना लोगे? तो तुम भी सुन लो मिस्टर विराट सूर्यवंशी, ये सुहानी सिर्फ मोक्ष की है, उसके सिवा किसी की नहीं होगी। और तुम मेरे पति को क्या मारोगे? मेरे पति को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, तो तुम क्या उन्हें मारोगे? मोक्ष सुहानी की बात सुन विराट को डबल स्माइल के साथ देखने लगता है। विराट सुहानी की बात सुन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो सुहानी तक पहुंचता, उससे पहले ही मोक्ष विराट को पकड़ के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे विराट नीचे जमीन पर गिर जाता है। रक्षित आगे आता है और रॉय से सुहांस को छुड़ाकर उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है, जिससे रुआई भी मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। मोक्ष विराट को कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा करता है और उस पर लगातार वार करने लगता है। विराट भी खुद को बचाने के लिए मोक्ष पर वार करता है, लेकिन उसका एक भी वार मोक्ष को छू नहीं पाता, क्योंकि मोक्ष उसके हर वार से बच जाता है और फिर उसे और बुरी तरह मारता है। रक्षित रुआई को मारकर अधमरा कर देता है और फिर उसे उठाकर सिप से नीचे समुद्र में फेंक देता है। मोक्ष विराट के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और उसे देखते हुए कहता है, आज के बाद मैं अपने किसी भी दुश्मन को माफ़ी नहीं दूंगा, अब सबको मौत मिलेगी। 5 साल पहले मैंने रैबिट और अपने बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि अपनों के भेष में छुपा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम हो, पर अब मैं तुम्हें बचने का एक भी मौका नहीं दूंगा। इतना बोल मोक्ष विराट को सिप के किनारे ले जाकर खड़ा कर देता है। विराट की आंखें बंद होने लगती है। वो मुश्किल से आंखें खोलकर टूटी हुई आवाज में कहता है, मिस्टर मोक्ष खुराना, मुझे मारकर ये मत सोचना कि तुमने अपने सारे दुश्मनों को मारकर कहानी खत्म कर दी। कहानी अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अब शुरू होगी असली कहानी। मोक्ष विराट की बात सुन मुस्कुराकर कहता है, चाहे कहानी शुरू हो या ख़त्म, अब मैं किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतना बोलते ही मोक्ष विराट को समुद्र में फेंक देता है और इसी के साथ अपने आखिरी दुश्मन का भी अंत कर देता है। मोक्ष सुहानी और सुहांस को लेकर वहां से सीधे खुराना पैलेस के लिए निकल जाता है। दोपहर के वक्त सब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। वो मोक्ष और सुहानी से माफी मांग रहे थे। निहारिका जी, आर्यन, टिया, लिजा और रक्षित की आंखें नम थी। राज जी मोक्ष के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, लेकिन मोक्ष ने ना तो उन्हें माफ किया और ना ही उनकी तरफ देखा। उसके हाथों में एक बड़ा सा सूटकेस था। मोक्ष राज जी को इग्नोर करके अपनी मॉम निहारिका जी के पास आता है। उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, मॉम, आप जानती हैं मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, पर धोखा और गलती नहीं। प्लीज मॉम, आप रोना बंद कीजिए और हमें जाने दीजिए। राज जी मोक्ष की बात सुनकर सुहानी के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, सुहानी बेटा, प्लीज तुम मोक्ष से कहो कि वो हमें छोड़कर मत जाए। उससे कहो मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। सुहानी उनकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं पापा, आपको मुझसे माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैंने आपको माफ़ कर दिया। लेकिन आपने जो मेरे बेटे के साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं हबी को यहाँ रोकने के लिए नहीं कहूँगी। आप खुद उनसे कह लीजिए। अगर वो यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती जहाँ मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई हो। एक बेटी आपको माफ़ कर सकती है, लेकिन एक माँ आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी पापा। राजी सुहानी की बात सुनकर अपने जुड़े हुए हाथ नीचे कर लेते हैं और निराश होकर सिर झुका लेते हैं। मोक्ष सुहानी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। आर्यन मोक्ष के गले लगकर रोने लगता है और कहता है, भाई आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन मेरा बेटा या बेटी आएगी, मैं भी आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक पाओगे। मोक्ष आर्यन की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस उसके सिर पर हाथ फेर देता है। सुहानी भी निहारिका जी से मिलती है और फिर टिया और लेजा से मिलकर सबको अलविदा कहती है। कुछ ही देर बाद वे सभी वहां से निकल जाते हैं। काविन और सारा भी मोक्ष और सुहानी के साथ हमेशा के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। अभी और गीता इंडिया में ही रहते हैं और अभी अपने पापा के सपने को पूरा करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मोक्ष को गए हुए 2 साल हो जाते हैं। सुहानी की एक बेटी होती है। इस बीच रक्षित, लीजा और आर्यन टिया कई बार मोक्ष और सुहानी से मिलने न्यूयॉर्क जाते हैं। आर्यन और रक्षित खुराना पैलेस में ही रहते हैं। आर्यन का बेटा होता है और रक्षित की एक प्यारी सी बेटी होती है। उधर न्यूयॉर्क में काविन की 2 ट्विंस बेटियां होती है और इधर इंडिया में अभी की भी एक प्यारी सी बेटी होती है। इन 2 सालों में मोक्ष ने अपने पापा से बात नहीं की और ना ही सुहानी ने उन्हें माफ़ किया था। हाँ, वो राज जी से बात ज़रूर करती थी, लेकिन उन्हें माफ़ नहीं किया था। राज जी को भी बुरा लगता था, लेकिन अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ सब लोग अपनी-अपनी फैमिली के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं और यही ख़त्म हो जाती है मोक्ष और सुहानी की मासूम मोहब्बत की दास्तान।